आज आपने और मैंने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात करनी है और मैंने आपको नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई बता दी थी और हमने देख लिया था कि नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई कैसे ऑपरेट करती है। आज उसको समझाने के लिए मैंने ये कोई चीज़ आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है आज। वो बिल्कुल 11th आवर में मुझे चीज़ ध्यान में आई तो मैंने कहा चले मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले नेफ्रॉन के फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन के दो मेन फंक्शन है और वो दो मेन फंक्शन क्या है। तो देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के दो मेन फंक्शन है और वो दो मेन फंक्शन क्या है। एक एक्सक्रीशन करना, और नंबर दो ऑस्मो रेगुलेट करना। और नंबर दो ऑस्मो रेगुलेशन करना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब नेफ्रॉन ये काम 4 स्टेप्स के अंदर मुकम्मल करेगा। नेफ्रॉन ये काम कितने स्टेप्स में मुकम्मल करेगा? 4 स्टेप्स में। तो देयर आर 4 स्टेप्स बाय विच नेफ्रॉन attain that function। अब नेफ्रॉन वो फंक्शन कैसे अटेन करेगा? 4 उसके तरीके होंगे। पहला जो उसका तरीका होगा वो होगी जनाब अली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसी पे आज हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे क्योंकि ये अगर समझ में आ गई तो बाकी गेम आसानी समझ में आ जाएगी। नंबर 2 सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जब हम ये समझ लेंगे तो उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और जब ये पूरी गेम हम समझ लेंगे तो उसके साथ आखिर में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हम लोग समझेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसके लिए हम लोग क्या समझेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब अगर आप लोगों ने वाकई नेफ्रॉन का फंक्शन समझना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में जाके समझना पड़ेगा। देखें, मैं आपके सामने ये बोमिन्स कैप्सूल बना रहा हूं और मैं ये बोमिन कैप्सूल बड़ा करके बना रहा हूं। ये मैंने आपका बोमिन कैप्सूल बड़ा करके बना लिया। ये मैंने आपका बोमिन्स कैप्सूल बना लिया, ठीक है। इसके नीचे प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटेड ट्यूब्यूल होगी। फिलहाल हमें प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटेड ट्यूब्यूल से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। फिर आप याद करें मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर एफरेंट आर्टीरियोल आएगा, बोमिन कैप्सूल में एंटर होगा, ग्लोमेरुलस बनाएगा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह उसके बाद वो इफरेंट आर्टीरियोल बना के बाहर निकल जाएगा। तो अब यहां पर ये मैंने आपका एफरेंट आर्टीरियोल बना लिया। चले मैं यहां बना लेता हूं। ये मैंने आपका एफरेंट आर्टीरियोल बना लिया। एफरेंट आर्टीरियोल गया बोमिन्स कैप्सूल के अंदर, इसकी कैविटी में। और जब ये बोमिन कैप्सूल की कैविटी में गया तो वहां जाके उसने ग्लोमेरुलस बनाया। और मैं अब यहां पर ग्लोमेरुलस को बंच के तौर पे नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल बनाऊंगा ताकि हमें गेम समझ में आए कि इधर चल क्या रहा है। अब ये यहां पहुंचा और यहां पहुंच के इसने क्या किया? यहां पहुंचकर इसने ब्रांचेस बनाना शुरू कर दी। यहां पहुंचकर इसने ब्रांचेस देना शुरू कर दी। और जब ये आगे बढ़ा तो यही ब्रांचेस वापस मिल गई और इन्हीं ब्रांचेस के मिलने से आपका इफरेंट आर्टीरियोल बन गया। तो इस तरीके से ये ब्रांचेस हुई कैपिलरीज में और इस तरीके से इफरेंट आर्टीरियोल बन गया। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है वो है एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर। अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें तो मैंने ये जो आपका एफरेंट आर्टीरियोल है, मैंने क्या किया? आपका एफरेंट आर्टीरियोल जो है उसका डायमीटर मैंने बड़ा बनाया है और जो इफरेंट आर्टीरियोल है इसका डायमीटर मैंने छोटा बनाया है।
यही चीज मैंने यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर करने की कोशिश की है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो पाइप है, इस पाइप के दो एंड हैं। एक एंड इसका ये रहा, दूसरा एंड इसका ये रहा। ये वाला एंड आप देख रहे हैं इसका डायमीटर ज्यादा है, और ये वाला जब आप एंड देख रहे हैं तो इसका डायमीटर कम है। तो ये समझिए ये आपका ग्लोमेरुलस है। ये समझिए ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस। तो ये एफरेंट आर्टीरियोल, ये इफरेंट आर्टीरियोल, बीच में ये पूरा क्या है, ये पूरा ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया। अब क्या होता है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप ग्लोमेरुलस की वॉल को देखते हैं तो ग्लोमेरुलस की वॉल परफोरेटेड होती है। अब तुम जरा याद करो, ये बात मैंने तुमसे पहले भी एक जगह की थी। कहाँ की थी, कहाँ पे की थी? जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे तब गालिबन ये बात हमने समझने की कोशिश की थी। खैर बार दोबारा समझ लेते हैं। जब आप ब्लड कैपिलरीज को देखते हो ना, तो ब्लड कैपिलरीज होती है सिंगल सेल थिक। कैसी होती है? सिंगल सेल थिक। और उनके जो सेल्स होते हैं वो ऐसे फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। अब तुम लोग ये बात ध्यान में रखा करो कि ब्लड कैपिलरीज कभी भी परफेक्टली अलाइंड नहीं होती। ब्लड कैपिलरीज कभी भी परफेक्टली अलाइंड नहीं होती। तो जब परफेक्टली अलाइंड नहीं होती तो फिर क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा और सही कर लूं ताकि हमारा सही बन जाए। तो अगर ये परफेक्टली अलाइन नहीं होती तो फिर क्या होगा, ये मैंने एक सर्किल बना लिया ऐसे। अब इस सर्किल में मैं सेल बना लूंगा तो काम जरा मेरा आसान हो जाएगा। तो ब्लड कैपिलरीज कभी भी याद कर लो क्या नहीं होता बेटा, परफेक्टली अलाइंड नहीं होती हैं। तो अगर वो परफेक्टली अलाइंड नहीं होती तो फिर क्या होता है, इसके जो सेल्स होते हैं इनके सेल्स के बीच में गैप होता है। इनके सेल्स के बीच में गैप होता है। जैसे मैंने ये गैप यहां बनाए, ये गैप तुम्हें नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना गैप ये? तो ये जो मैंने गैप बनाया और ये गैप तुम्हें नजर आ रहे हैं, इन गैप्स को आप और मैं फेनिस्ट्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने ये बात तुमसे पहले कहीं की है। कहाँ की थी? कैपिलरीज में की थी। ऑलराइट। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी फेनिस्ट्रेशंस। क्या हो गई? फेनिस्ट्रेशंस। और यही फेनिस्ट्रेशन वो जगह है जहां से प्लाज्मा ने बाहर आना है, लीक करना है। मगर इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, क्योंकि सेल अलग अलग होंगे तो बिखर सकते हैं ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए अल्लाह ताला ने इस पूरे सिस्टम को एक मेम्ब्रेन के साथ बांध दिया है, जिस मेम्ब्रेन को आप और मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है, ये रही। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है, इन सारे सेल्स को बांध के रखना। अब ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहा है ये तुम्हारी कैपिलरी, ये क्या है, तुम्हारी कैपिलरी है। अब एग्जैक्ट यही चीज तुम्हें कहां नजर आएगी, एग्जैक्ट यही चीज तुम्हें, यही परफोरेशन, यही सुराख तुम्हें कहां नजर आएंगे, ग्लोमेरुलस में नजर आएंगे। कहां नजर आएंगे? ग्लोमेरुलस में। तो पहली बात हमने क्या समझी कि ग्लोमेरुलस की वॉल में क्या होती है, ग्लोमेरुलस की वॉल में फेनिस्ट्रेशन होती है। क्या होती है? फेनिस्ट्रेशन होती है। तो ये बात हमने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज देखो यहां पर, अब जरा बात समझो। जब तुम बोमेन कैप्सूल के देख रहे हो तो बोमेन कैप्सूल में भी क्या है, दो लेयर हैं। एक लेयर ये है जो अंदर है ग्लोमेरुलस की तरफ, देख रहे हो आप लोग, ये वाली लेयर है ना। और दूसरी लेयर वो है जो बाहर की तरफ है, ग्लोमेरुलस की तरफ नहीं है। और इन दोनों के बीच में ये क्या बेटी है? अब तुम जरा याद करो, हमने हार्ट पढ़ा, हमने लंग्स पढ़े, हमने कहा हार्ट के और लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। हार्ट के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पेरिकार्डियम। लंग्स के ऊपर कौन सी होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। और याद करो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि वो जो मेम्ब्रेन है उसके दो लेयर, एक लेयर वो जो हार्ट को या लंग्स को फेस कर रहा है, और दूसरा लेयर वो जो चेस्ट की वॉल को या बाहर के स्ट्रक्चर को फेस कर रहा है। तो यहां पर भी देखो ये ऐसे ही है। यहां पर बोमेन कैप्सूल का ये अंदर वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा है, जो ग्लोमेरुलस को फेस कर रहा है, और ये बाहर वाला हिस्सा वो हिस्सा है जो ग्लोमेरुलस को फेस नहीं कर रहा। तो याद कर लो, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे पेराइटल लेयर या पेराइटल पार्ट।
तो प्राइडल लेयर या प्राइडल पार्ट, और ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विसरल लेयर या विसरल पार्ट। तो ये वही की वही चीज यहां पर भी समझ में आ रही है। अब ये बात हमें क्यों पता होनी चाहिए? ये बात हमें यूं पता होनी चाहिए कि विसरल पार्ट या विसरल लेयर वो पार्ट होगा जहां पर हमारे पोडोसाइट मौजूद होंगे। पोडोसाइट अंदर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ नहीं होंगे। तो पोडोसाइट क्या होंगे? अंदर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ नहीं होंगे। यहां तक ये समझ में आ गई? कोई टेंशन तो नहीं है यहां तक? ये बात क्लियर हो रही है? अब इधर देखो, अब मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूं, मैं तुम्हारे सामने इस ग्लोमेरुलस को सीधा कर लेता हूं। ये मैंने इस ग्लोमेरुलस को सीधा किया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ग्लोमेरुलस को सीधा कर रहा हूं। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर तुम क्लियर देख रहे हो डायमीटर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? डायमीटर कम हो रहा है। और इस डायमीटर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा? यहां से ज्यादा ब्लड यहां पर एंटर होगा, यहां से ज्यादा ब्लड यहां पर एंटर होगा, और जब वो आगे जाएगा तो क्या होगा? आगे इसका रास्ता तंग हो जाएगा, और जब आगे इसका रास्ता तंग होगा तो क्या होगा? पीछे की तरफ प्रेशर डेवलप होगा। पीछे की तरफ क्या होगा? प्रेशर डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आने वाली चीजें ज्यादा है, बाहर निकलने वाली जगह छोटी है, तंग है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। यहां तो बात में आ गई? तो ये क्या हो गया हमारा? एफरेंट आर्टीरियोल। ये क्या हो गया हमारा? इफरेंट आर्टीरियोल। और बीच में क्या है हमारा? ग्लोमेरुलस है। अब जब बीच में इतना ज्यादा प्रेशर है और बीच में ही क्या है हमारे पास? फेनिस्ट्रेशन है। क्या है बेटा? फेनिस्ट्रेशन है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा? यहां से प्लाज्मा बाहर लीक करना शुरू हो जाएगा। यहां से प्लाज्मा बाहर लीक होना शुरू हो जाएगा। मगर अब यहां पर एक मसला है, हमने प्लाज्मा फिल्टर तो करवाना है, ये लीक जो हो रहा है फिल्टर हो रहा है ना, मगर इसकी फिल्ट्रेशन को हमने कंट्रोल भी तो करना है। अब वो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? आओ उसको जरा समझते हैं। यहां तक कोई सवाल? अब देखो इधर देखो, अगेन मैं तुम्हारे सामने ये तुम्हारा एफरेंट आर्टीरियोल बना रहा हूं। अब जो बात बताऊंगा ध्यान से समझना, ये मैं तुम्हें तुम्हारा एफरेंट आर्टीरियोल बना रहा हूं, और ये आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इसका डायमीटर कम हो गया, और ये मैं इसको बना रहा हूं, और ये हमारा डायमीटर यहां से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब यहां पर पता है क्या होगा? यहां पर कुछ सेल्स होंगे, जिन सेल्स को आप और मैं क्या बोलेंगे? पोडोसाइट। अब ये तुम्हारा पोडोसाइट सेल है जो यहां पर बैठा हुआ है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब पोडोसाइट का तुम्हें एक चीज याद रखनी है, पोडोसाइट क्या करते हैं? पोडा मतलब होता है फीट। तो ये पोडोसाइट क्या करते हैं? ये इस ग्लोमेरुलस के ऊपर अपने पंजे गाड़ देते हैं इस तरीके से, और जब ये अपने पंजे गाड़ते हैं इसके ऊपर इस तरीके से, तो साथ ही साथ क्या होता है? अब देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या करता हूं, मैं इसकी ये दो टांगे यहां से गायब कर देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। टांगे इसकी होंगी, तो मैं इसको समझाने के लिए तुम्हें इसकी दो टांगे यहां से गायब कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से बात समझना। तो अब क्या हुआ? ये पोडोसाइट यहां पे गया, और जब ये यहां जाएगा तो ये क्या करेगा? ये इस पूरे ग्लोमेरुलस को लिपेट लेगा, रैप कर लेगा। अभी हम करके देखते हैं कैसे होगा। और फिर इसके अंदर से कुछ प्रोसेस और निकलेंगे, और वो प्रोसेस ऐसे ही जाने लग जाएंगे साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोडोसाइट की टांगों में से भी टांगे निकल जाएगी। इस पोडोसाइट की टांगों में से भी टांगे निकल जाएंगी। तो अब तुम इसको ऐसे समझो कि ये रहा तुम्हारा ग्लोमेरुलस। तुम समझो ये मेरे हाथ, ये मेरा पोडोसाइट का न्यूक्लियस है, ये इसके पांव हैं, ये जाएगा और ये इस तरीके से ग्लोमेरुलस को पकड़ लेगा। ये ग्लोमेरुलस को इस तरीके से काबू कर लेगा, इस तरीके से पकड़ लेगा। सही है? मगर मसला क्या है? पोडोसाइट एक ही है, एक से ज्यादा है? पोडोसाइट एक ही है, एक से ज्यादा है? बताओ। एक से ज्यादा है। अब रुक जाओ, अब फर्ज करो एक पोडोसाइट यहां बैठा हुआ है, फर्ज करते हैं एक पोडोसाइट यहां बैठा हुआ है, ये रहा इसका न्यूक्लियस,
और इसका भी हम सिर्फ एक प्रोसेस देख लेते हैं, इसका भी हम सिर्फ एक प्रोसेस देख लेते हैं। और इसने भी क्या किया होगा, इसने भी पूरे ग्लोमेरुलस को रैप किया होगा। और देखो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से इसकी टांगे निकलेगी, ये लो टांग निकल गई, ये लो ये टांगे निकल गई, इसकी निकल गई, उस तरफ भी जारी होंगी, इस तरफ भी जारी होंगी, ये लो। अब देखो ये टांगे क्या कर रही हैं, इनको बोलते हैं फुट प्रोसेसेस। अब ये टांगे क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही है। अब इधर देखो, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस है, ये एक पोडोसाइड की लिम्ब दे रहा है, दूसरे पोडोसाइड की लिम्ब आए और ऐसे इसके साथ आगे कंबाइन हो गए, ऐसे इसके साथ आगे कंबाइन हो गए। अब बताओ ये उंगलियां बिल्कुल पैक हो गई हैं, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है, देखो थोड़ा सा गैप है, मैं इसको हिला पा रहा हूं। तो ये जो थोड़ा सा गैप है इन उंगलियों के बीच में, ये वो गैप है जहां से फिल्ट्रेशन होगी, ये वो गैप है जहां से क्या होगी, जहां से फिल्ट्रेशन होगी। तो फिल्ट्रेशन कहां से होगी, फिल्ट्रेशन इस जगह से होगी बेटा, ये जो इनके बीच में है, ये जो तुम्हें छोटी सी जगह नजर आ रही है ना, ये जगह, ये वो जगह है जहां से क्या होनी है, जहां से फिल्ट्रेशन हो रही है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन डायफ्राम या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। स्लिट मतलब कोई पतली जगह, स्लिट मतलब क्या होगा, कोई बहुत ही पतली जगह जहां से फिल्ट्रेशन हो। तो ऑल दो कि ग्लोमेरुलस की वॉल में बहुत सारी फेनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे सुराख हैं, बट यहां से कभी भी सारा प्लाज्मा लीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोडोसाइड इसको कंट्रोल करेंगे कि कितना ये लीक होना चाहिए और कितना लीक नहीं होना चाहिए। इसलिए बॉडी पोडोसाइड की एक्टिविटी को रेगुलेट करके फिल्ट्रेशन को कम या ज्यादा कर सकती है। तो इस तरीके से ये सिलसिला ऑपरेट करता है। ठीक हो गया। अब यहां पर एक बात और समझ लेते हैं हम लोग, वो बात हम लोग क्या समझ लेते हैं। अब तुम याद करो, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, मैंने अभी तुम्हें बताया इधर कि ये जो हमारा लिम्ब है इसके साथ क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब ये मैं तुम्हारी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये लो, ये मैंने तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिया, क्योंकि ये तो ग्लोमेरुलस है ना, तो इसकी वॉल ऐसी होगी। तो देखो ये मैंने इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना ली, ये मैंने क्या बना दी, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लो, ये मैंने इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। अब तुमने बात ध्यान से समझनी है, ये मैंने इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। अब याद कर लो, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होती है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। इसके अंदर वो मॉलिक्यूल होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ ये जो फेनिस्ट्रेशन है, फेनिस्ट्रेशन जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, इनका जो साइज है वो कितना होता है, वो तकरीबन 40 नैनोमीटर के आसपास रहता है हमेशा। अब ये साइज और चार्ज डिफरेंस मेक श्योर करते हैं कि ब्लड में से ना ब्लड के सेल बाहर निकले, ना ब्लड की बड़ी प्रोटीन बाहर निकले, क्योंकि प्रोटीन सारी कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो क्या होता है, जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, उनको रिपेल कर देता है। और जैसे ही वो रिपेल करती हैं तो वापस कहाँ चली जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं। और जैसे ही वो ब्लड में जाएंगी तो फिल्ट्रेशन होगी, मगर उतनी होगी जितनी बॉडी चाहती हो। अच्छा जी, यहां तो कोई सवाल, यहां तो कोई सवाल, शाबाश। यहां तो कोई सवाल बेटे, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा, पोडोसाइड कंट्रोल करेंगे। कौन कंट्रोल करेगा बेटा, पोडोसाइड ने कंट्रोल करना। अच्छा अब देखो, अब ये पूरी तुम्हें गेम समझ में आ गई। अब यहां तुम्हें पता लग गया ये सारी चीजें यहां ऑपरेट कर रही हैं, वो हम यहां नहीं बना रहे, बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, बताओ क्या होगा,
ब्लड आएगा फ्लो करता हुआ, ये जनाब अली ब्लड आया फ्लो करता हुआ, कहाँ गया? एफरेंट आर्टीरियोल में, एफरेंट आर्टीरियोल से कहाँ पहुंचा? ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से कहाँ गुजरा? ग्लोमेरुलर कैपिलरी से। और जब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी से गुजरेगा तो क्या होगा? क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगी ना, और फिल्ट्रेशन होगी तो क्या बाहर लीक होगा? प्लाज्मा। ये लो, ये प्लाज्मा बाहर लीक होना शुरू हो गया, और पोडोसाइट इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वो पूरी गेम हमने यहाँ पे समझ ली कि पोडोसाइट इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब पोडोसाइट ने इसको कंट्रोल किया, जितना प्लाज्मा फिल्टर होना था, लीक होना था, वो लीक हो गया, और अब वो कहाँ चला गया है? अब वो चला गया है बाहर। कहाँ चला गया है? यानी ग्लोमेरुलस से बाहर चला गया। ऐसे ही है ना? अब जब वो ग्लोमेरुलस से बाहर गया तो ग्लोमेरुलस से बाहर वो कहाँ जाए? याद कर लो, बोमिन कैप्सूल की वॉल भी कैसी है? छलनी की तरह है, परफोरेटेड है। कैसी है? बोमिन कैप्सूल की वॉल भी परफोरेटेड होती है, छलनी की तरह होती है। इसलिए जो भी प्लाज्मा लीक करेगा वो इवेंचुअली कहाँ एंटर हो जाएगा? बोमिन कैप्सूल के ल्यूमिन के अंदर। बोमिन कैप्सूल के ल्यूमिन। ल्यूमिन याद है ना? ब्लड वेसल में भी ल्यूमिन पढ़ा था हमने। ल्यूमिन में क्या मतलब? खाली जगह। तो ये बोमिन कैप्सूल के अंदर जो खाली जगह है वहां एंटर हो जाएगा। जैसे ही प्लाज्मा लीक होके ग्लोमेरुलस से यानी कैपिलरी से बाहर आया, हम बोलेंगे अब ये प्लाज्मा नहीं है, अब ये वो चीज है जो फिल्टर हो गई। और जो चीज फिल्टर हो जाए उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? फिल्ट्रेट। तो अब हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट कहाँ एंटर हो गया? फिल्ट्रेट एंटर हो गया बोमिन कैप्सूल के अंदर। तो मैं यहां लिखता हूं जनाब, फिल्ट्रेट एंटर्स इन बोमिन्स कैप्सूल। फिल्ट्रेट कहां एंटर हो गया बेटा? बोमिन्स कैप्सूल में। तो अब देखो कितने सारे फैक्टर यहां रोल प्ले कर रहे हैं। पहला फैक्टर डायामीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल, जिसने क्या जनरेट किया? प्रेशर जनरेट किया। नंबर 2 फेनिस्ट्रेशन, जो उस प्रेशर को अलाउ कर रही है कि वो रिलीव हो, लीक हो जाए प्लाज्मा। नंबर 3 प्लाज्मा ज्यादा लीक ना हो जाए, कौन कंट्रोल करेंगे? पोडोसाइट। और पोडोसाइट की लिम्स के बीच में क्या होंगी? फिल्ट्रेशन स्लेट्स, जहां से फिल्ट्रेशन होगी। तो इसलिए जब ब्लड ग्लोमेरुलस से गुजरता है तो तकरीबन सारा का सारा फिल्टर हो जाता है, सिवाय ब्लड सेल के, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल के, और थोड़े से प्लाज्मा के जो फ्लो करवाने के लिए रिक्वायर्ड हो। सही हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई है? अब 1 मिनट के अंदर ग्लोमेरुलस जितना ब्लड फिल्टर करते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बड़ा मशहूर है, GFR। किडनी के डॉक्टरों को देखोगे, वो किडनी के को पेशेंट देखते हैं, स्टडीज कराते हैं, पहला सवाल क्या पूछते हैं? GFR कितना है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ये होता है 120 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारी जो किडनीज हैं 120 ml ब्लड फिल्टर कर देती हैं 1 मिनट के अंदर, यानी 1 गिलास 2 मिनट भर देंगी। 1 गिलास 2 मिनट में भर देंगे। अब ये अच्छी तरह से देखो, कोई सवाल है तो मुझे बताओ। ये गेम समझ में आ गई? पूरी समझ में आ गई? पक्की बात है? आज पता लगा है कि पोडोसाइट काम क्या करते हैं। अभी तक सिर्फ नाम ही नाम सुना देना। आज समझ में आया कि पोडोसाइट करते क्या हैं। हाँ जी। अच्छा आप देखो, सवाल है कोई? अब मसला ये है कि ये जो चीज फिल्टर हुई है, ये प्रेशर की वजह से फिल्टर हो गई। फिल्टर क्या हुआ है? प्लाज्मा। ब्लड सेल तो फिल्टर ही नहीं हुए, और हमारे ब्लड का मेन ट्रांसपोर्टर हमारा प्लाज्मा है। ऑक्सीजन को छोड़कर तुम्हारी और मेरी बॉडी जो भी चीज ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा के थ्रू करती है। ऑक्सीजन है जो रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके अलावा सब सारी चीजें कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा। तो जब ये चीज फिल्टर हुई
और ये फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच गया? बोमिन कैप्सूल के अंदर। तो जब ये फिल्ट्रेट बोमिन कैप्सूल के अंदर पहुंचा तो इसके अंदर सारी चीजें बेकार थोड़ी हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बहुत काम की हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बहुत काम की हैं। तो हम लिखते हैं कि व्हेन ब्लड filtered at glomerulus, it contain many substances that are very useful। तो जब ब्लड फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस की लेवल पर, तो जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें हमारे बहुत काम की हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमारे बहुत काम की। मिसाल तौर पे क्या क्या चीजें बताओ? मिसाल तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? उसमें पानी है बहुत सारा, और क्या है? मिनरल है। मैंने तुम्हें समझाया था जहां पानी होगा मिनरल उसके साथ होंगे, और ग्लूकोज हमारी एनर्जी मशीनरी चल ही नहीं सकता मुझके बगैर। इस तरीके से अमाइनो एसिड्स और बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल फिल्टर नहीं हुए, छोटे तो हो जाते हैं भाई। स्मॉल प्रोटीन्स और बताओ बाइकार्बोनेट्स, और क्या है? बाइकार्बोनेट्स, और क्या है? हॉर्मोन्स, और क्या है? एंजाइम्स, और क्या है? वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये इतनी चीजें काम की है, नुकसान ने। मैं चाहूं तो दो चार नाम और भी लिख दूं, अभी वाइटामिन लिख दूं, फैटी एसिड लिख दूं, और चीजें भी लिख दूं, लिपोप्रोटीन लिख दूं, मैं जरूरत क्या? अब तुम मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें काम की हैं बेकार है? बहुत ज्यादा काम की है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं हम इनको जाया करें? इसीलिए अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब करवाना है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रुक जाओ, नाम पे गौर करो। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। हम सिलेक्ट करेंगे किस चीज को रीएब्जॉर्ब करना है और किसको रीएब्जॉर्ब नहीं करना है, सिलेक्शन होगी उसकी। इसीलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की, मगर उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। शाबाश। मगर उसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। बोलो भाई बोलो। किसकी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं पूछता हूं उससे, इसको मिटाऊं? इधर देखो, अब ये रहा तुम्हारा नेफ्रॉन, ये मैंने बना लिया तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद ये तुम्हारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनल है, फिर ये तुम्हारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये तुम्हारी कलेक्टिंग डक्ट है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाई है। नेफ्रॉन का डायग्राम आपने किताब में देखा, वो इतना सिंपल नहीं होता। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो बोमेन कैप्सूल से क्या रीएब्जॉर्ब होगा बताओ? बोमेन कैप्सूल से क्या रीएब्जॉर्ब होगा? बोमेन कैप्सूल से क्या रीएब्जॉर्ब होगा? कुछ भी नहीं। क्यों?
ये फिल्ट्रेशन की साइड है भाई, रीएब्जॉर्प्शन की साइड थोड़ी है। कौन कह रहा था वाटर? कौन कह रहा था वाटर? अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी, कौन था वो? अबे इंसान बन जाओ तुम लोग, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो तुम लोग, इंसान बन जाओ। अभी इतना बड़ा डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ है, नजर आ रहा है कि हर चीज फिल्टर हो गई, आगे जा रही है, फिर कह रहे हैं रीएब्जॉर्ब हो रहा है। अबे सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो कहां होती है? एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन यहां पे क्यों होती है? सबसे लंबा पार्ट, इसीलिए क्या क्या रीएब्जॉर्ब करोगे इधर? वाटर और कुछ मिनरल्स, सारे नहीं, और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और स्मॉल प्रोटीन भी यहां पे हो जाएंगे, एंजाइम भी हो जाएंगे, हार्मोन भी हो जाएंगे, एंजाइम, हार्मोन, वाइटामिन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा लिख के जान छुड़ाऊ ना अपनी, सही है। उसके बाद लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल के दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट से सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और असेंडिंग पार्ट से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, सही है। डीसीटी से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, मगर अगर एडीएच हो तो, वरना नहीं होता। और साथ में अपना कैल्शियम, कैल्शियम भी रीअब्सॉर्ब यहां से हो सकती है। वैसे कैल्शियम यहां रीअब्सॉर्ब हो जाती है, बट वहां से भी हो सकती है। और आखिर में क्या बचा हमारा? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बचा? कलेक्टिंग डक्ट। यहां से सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, वो भी इसलिए अगर एडीएच हुआ तो। ये हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल की। तो इस तरीके से देखो, जितनी चीजें रीअब्सॉर्ब की थी, फिल्टर की थी सॉरी, तकरीबन सारी हमने क्या कर ली? रीअब्सॉर्ब कर ली। अब ये रीअब्सॉर्ब होके जाएंगी कहां? ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी। अगर पीसीटी और डीसीटी वाली है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और लूप ऑफ हेनल वाली है तो वाजा रेक्टा, अगर जक्स्टा मेडुलरी है, और अगर कॉर्टिकल है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। सही हो गया।